ओके, अस्सलाम वालेकुम। अब मैंने आपको नया चैप्टर शुरू कराना था, ये वाला चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। अच्छा, अब चूँकि हमने सारा कोर्स अप्रैल में ही ख़त्म करना है ना, तो हम एसएलओ बेस पे अब फिर आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें एसएलओ बेस पे 2 ही टॉपिक हैं, एक है फोटोकेमिकल स्मोक, एक है यूजेस ऑफ सल्फ़र, ठीक है। दोनों बहुत आसान है। अगर मैं फोटोकेमिकल स्मोक की बात करूँ बच्चे, तो ये फोटोकेमिकल स्मोक आपका 10th में भी आप ये फोटोकेमिकल स्मोक पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन सल्फर वाले चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक फोटोकेमिकल स्मोक ही था। फोटोकेमिकल स्मोक। अब आपको पता है स्मोक क्या होती है? स्मोक क्या होती है? फोग और पोल्यूटेंट्स जब मिलते हैं ना, तो वो क्या बनाते हैं? स्मोक और फोग। स्मोक और फोग। स्मोक और फोग जब मिलती हैं वो स्मोक बनाती हैं, ठीक है। स्मोक और फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। तो लाइट और स्मोक, जब ये स्मोक और लाइट आपस में मिलते हैं तो फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये स्मोक और स्मोक के अंदर मौजूद बहुत सारे स्मोक धुएँ हैं। तो धुएँ के अंदर क्या होंगी? गैसेज होंगी। तो इनमें मुख्तलिफ गैसेज होती हैं, जैसे नाइट्रोजन की NO2, N2O, एन NO, इस तरह की सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास अनबर्न फॉर एग्जांपल मीथेन है, या उसके हमारे पास अनबर्न पेंटेन है। ये भी गैसेस होती हैं ना, ठीक है जी। हमारे पास अनबर्न इथेन है, प्रोपेन है, ये सब गैसेज हैं ये। और फिर फोग मिस्ट जब आपस में मिलते हैं, लाइट की वजह से मिलते हैं, तो हमारे पास क्या बनती है? स्मोक बनती है, ठीक है। ये ज़्यादातर वोल्केनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये अनबर्न होते हैं, जले हुए नहीं होते हैं। जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं। स्पेशली ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ये वाले कंपाउंड और ये अनबर्न हाइड्रोकार्बन लाइट की प्रेजेंस में जब आपस में मिलते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास स्मोक बनती है, ठीक है। अब ये सारा प्रोसीजर हम देखते हैं कि होता क्या है। तो कहता है कि फोटोकेमिकल स्मोक में फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, और स्मोक क्या होती है? वो मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है जी? स्मोक और फोग का। फोटोकेमिकल स्मोक में क्या होता है? इज अ मिक्सचर ऑफ पोल्यूटेंट्स। ये मिक्सचर है किसका? पोल्यूटेंट्स का। देन डाइऑक्साइड, जहाँ पे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और वोलेटाइल, और इनको हम क्या कहते हैं? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं, क्रिएटिंग अ ब्राउन। जब ये सब चीज़ मिक्स हो जाती है, तो एक ब्राउन सा जैसे डस्टी से एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। इट टेंड्स टू अकर मोर ऑफ्टन इन समर बिकॉज देन इट व्हेन वी हैव मोर सनलाइट। जब समर में सनलाइट, जब सर्दियाँ आ रही होती हैं, देखो तब पड़ रहा होता है। ये पोल्यूटेंट्स चूँकि हमारे एनवायरनमेंट में तो इतने हैं नहीं, तो हमारे इधर तो इतनी नहीं आती है। लाहौर में पड़ती है, ठीक है। लाहौर में भी इसलिए पड़ती है, वहाँ फैक्ट्रीज हैं, कुछ अपनी फैक्ट्रीज हैं और कुछ इंडिया दिल्ली से आ रहा होता है, ठीक है। ये पोल्यूशन सारा, तो उस सारे पोल्यूशन पे जब लाइट पड़ती है, तो वो स्मोक बन जाता है, ठीक है। अब स्मोक इरिटेटेड, देखो स्मोक में जब लोग जाते हैं, लोगों की आंखें जलती हैं, लोगों का सांस उखड़ता है। ये सब मसला क्यों होता है? कि चूँकि जब ये कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं ना, तो वहाँ पे एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं पेन। असल में ये जो पेन है, ठीक है, पर ऑक्सी, इसका असली नाम क्या है? पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। जब ये बनता है, बेसिकली ये एक इरिटेशन काज करता है, ये सांस को सफ़र करने में मुश्किल देता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी अब हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। ये फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक है। ये फोटोकेमिकल स्मोक की डेफिनेशन होती क्या है, कि बनती कैसे है? फोटोकेमिकल स्मोक में हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। की रिएक्शन इन्वॉल्विंग NO2 इज द रिएक्शन। सबसे मेन रिएक्शन फोटोकेमिकल स्मोक बनने में क्या होता है? कि जब NO और जैसे NO2 टूट के NO बनाता है, और ये NO अनबर्न हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं, पर ऑक्सीडाइल नाइट्रेट बनाते हैं। मैंने कहा कि इनकी रिएक्शन की वजह से एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो असल में
मेन स्मोक का वजह है। पॉलीसिटाइल नाइट्रेट एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। देखो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट थे, जब ये आपस में इन्होंने रिएक्शन किया, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट था, ये प्राइमरी इन्होंने रिएक्शन किया तो हमारे पास एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट बना जिसको हम पैन कह रहे हैं। ये एक आई इरिटेंट है, आँखें से देखे ना स्मोक में सबसे ज़्यादा मसला लोगों की आँखें जल रही होती हैं, ठीक है। इन मॉर्निंग आवर्स व्हेन NO एंड है। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा स्मोक जब सूरज की रोशनी खत्म हो रही होती है, शाम को हो रहा होता है, और या फिर सबसे ज़्यादा सुबह के टाइम पे होता है, ठीक है। तब क्या होता है, बेसिकली जब हीट सनलाइट की जो हीट मतलब ठंडी शुआएँ आ रही होती हैं, मतलब इतनी हॉट नहीं होती हैं, तो ये जो NO2 है ये टूट जाता है किसमें, NO में, ठीक है। और फिर ये NO टूटता है, रिएक्शन करता है अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स के साथ। सारी तफसील ये है, ठीक है। तो कहते हैं NO का जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, तो इसलिए आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोकार्बन और प्लस UV रेडिएशन मिलती है, तो आपके पास पैन बनती है। फिर यहाँ पर आगे वो आपको पूरा मैकेनिज्म बताता है। वो कहते हैं अनबर्न हाइड्रोकार्बन जैसे कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज करते हैं वेरियस सोर्सेज से। अब आपको पता है कि अनबर्न हाइड्रोकार्बन, तेल की बोतल खुली रह गई है या चूल्हा खुला रह गया, या सोर्स जहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रही है, वहाँ पे रॉ मटेरियल से कहीं से भी ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एयर का हिस्सा बन गए हैं। अब सनलाइट में नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आ गया है, या तो अब क्या होता है कि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो स्प्लिट हो जाता है। मैंने बोला ना, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये स्प्लिट हो जाएगा NO, और यहाँ पे हमारे पास एक नेसेंट ऑक्सीजन एटम में, ठीक है जी, यही बात है। ये स्प्लिट हो जाता है तो ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद अनबर्न हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म, ये अनबर्न हाइड्रोकार्बन जो हैं ये देखो NO2 और NO और ये साथ ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम जो है अनबर्न हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। अनबर्न हाइड्रोकार्बन कोई भी अल्काइल रेडिकल हो सकता है, ठीक है, जैसे कि रिएक्शन विद NO। अब ये कहते हैं कि द परऑक्सी रेडिकल जो है RCO3 जिसके साथ अब बन गया, क्योंकि था तो ये कोई भी अल्काइल कंपाउंड, ठीक है, कोई भी अनबर्न हाइड्रोकार्बन था, जैसे CH3 CH2 था, लेकिन ये नेचुरल ऑक्सीजन भी इसके साथ मिल जाता है, जैसे CH2O हो गया, ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब ये क्या हो गई, ये आपस में NO के साथ रिएक्ट करके परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बना देंगे। अब क्या है कि परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो असल में कैसे देखते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास NO नेगेटिव डबल बॉन्ड, ये फार्मूला है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का, ठीक है जी, ये बन जाता है। पेरोक्सिटाइल एसिटाइल नाइट्रेट हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है फोटोकेमिकल स्मोक का। मैंने कहा ना, मेन जो हमें वो ब्राउन नज़र आ रही होती है, इरिटेशन काज कर रही होती है, वो पेन की वजह से। पेन सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो डायरेक्टली इमिट नहीं होता है सोर्स से, बल्कि कब बनता है, जब प्राइमरी पोल्यूटेंट सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। ये रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इनका सांस लेने में लोगों को मसला होता है, काज करता है। फॉर्मेशन ऑफ पेन एक प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है और ट्रांसपोर्ट हो जाता है लॉन्ग, इंडिया में बने पाकिस्तान आ जाएगा, बहुत लंबे लंबे सफ़र तय करता है और डैमेज नहीं होता। इट कैन रिएक्ट ओवर NOx प्रिवेंटिंग देयर कन्वर्जन बैक टू NO2 विच आर इम्पोर्टेंट इंक्लूडिंग कंट्रोलिंग पोल्यूटेंट। सबसे ज़्यादा पेन अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन इन लोअर एटमॉस्फेयर, मतलब कि देखो पेन जो है ये बनता है, देखो पेन आगे पेन फिर NO2 को तोड़ के NO में। तो अब आपको पता है ये तो हल्की सी रोशनी में भी ये काम हो रहा है, तो थोड़ी सी भी लाइट पड़ती है तो बहुत ज़्यादा पेन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक, और ये आप याद कर लो, यहाँ से याद नहीं होता 10th की बुक से याद कर लो, ये 10th में भी था। उसके बाद आपका जो टॉपिक था वो है यूजेस ऑफ नाइट्रोजन सल्फ़र एंड उस कंपाउंड। तो सल्फ़र सबसे पहले देखो, सल्फ़र हमें क्यों चाहिए, सल्फ़र आपको पता है कहाँ कहाँ पाया जाता है, सल्फ़र अमाइनो एसिड्स में पाया जाता है, ठीक है। तो सल्फ़र की सोर्स हमारी बॉडी में सल्फ़र हमें चाहिए, तो सल्फ़र को हमने सबसे पहले, जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स का भी हिस्सा होता है सल्फ़र, ठीक है, तो सल्फ़र को फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ किया जैसे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम सल्फेट, ठीक है, ये की रोल है, प्रोवाइड करते हैं सल्फ़र क्रॉप्स को, ठीक है। सल्फ़र एक बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स के लिए, विटामिन के लिए, जैसे प्लांट की या ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ होती है। फिर गन पाउडर के अंदर सल्फ़र भी होती है, चारकोल भी होती है, और पोटाशियम नाइट्रेट भी होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कंबशन और एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ गन पाउडर में, ठीक है। गन पाउडर में इसलिए धमाका लग करता है क्योंकि इसमें सल्फ़र होता है, पोटाशियम नाइट्रेट होता है। फिर रबर इंडस्ट्री में भी सल्फ़र यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये थायोल नामी कंपाउंड बनता है सल्फ़र की वजह से। थायोल नामी कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिससे बहुत सारी मज़ीद चीज़ें बनती हैं, जैसे इससे मेडिसिन्स बनाने में, देखो यहाँ पे लिखा है फार्मास्यूटिकल, इसको थायोल को मेडिसिन बनाने में, एंटीबायोटिक, ये देखो एंटीबायोटिक बनाने में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो थायोल बनाने में यूज़ होता है, और थायोल ऑलरेडी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी बहुत यूजेस है। फिर डाइज और पेंट बनाने में यूज़ होता है। दूसरा बात है, ऐसे साल्ट बनाने, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड, एंड इट इज़ यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर नाइट्रेट आर रिड्यूसिंग एजेंट एंड इनहिबिट द ऑक्सीडेशन। यूज़ क्यों हो रहा है, क्वेश्चन आ सकता है, यूज़ होता क्यों है सल्फर, सल्फर के सल्फेट, तो क्योंकि ये जो है प्लांट के ऑक्सीडेशन, जो हमने फूड प्रिजर्व करना होता है उसकी प्रिजर्वेशन को रोकता है, और उसकी प्रिजर्वेशन कैसे रुकेगी कि ये हो जाए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेंगे। ठीक है, तो यही दो चीज़ें थी इस चैप्टर में। अब हम अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है जी हैलोजन। हैलोजन्स क्या हैं, कल हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि हैलोजन्स, अगर मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊँ तो पीरियोडिक टेबल के जो ये नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज के बाद वाला जो ग्रुप है, ये इसको हम कहते हैं ग्रुप 17। ठीक है, या ग्रुप 7A भी कहते हैं, 7A भी कहते हैं। ये ग्रुप क्या है, ये हैं जी हेलोजेंस। क्या है, हेलोजेंस। हेलो का मतलब होता है साल्ट, जेंस का मतलब होता है फॉर्मिंग, मीन्स कि ये जो का ग्रुप है, ये जो एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ रहे हैं, ये साल्ट बनाते हैं। जब ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, हम सारा हेलोजन को रिकॉल करें। अगर हेलोजन के अंदर हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है, हेलोजन का मतलब होता है साल्ट फार्मिंग कंपाउंड। ठीक है, ये 7 ग्रुप है। इनके आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन्स इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं, इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है ताकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। मीन्स कि ये क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है, एक चाहिए 8वां पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन की होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या कर रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, मीन्स इनकी रिएक्टिविटी भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। ठीक है, ऊपर वाले कंपाउंड हमें पता है ये क्या है, गैसेज हैं तो वॉलेटाइल हैं। फिर ये ब्रोमीन जो है ये लिक्विड, और फिर आयोडीन सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम इनकी वॉलेटिलिटी भी डिक्रीज करती है। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, साल्ट फार्मिंग है। अभी मुख्तलिफ इनकी प्रॉपर्टीज़ और वो चीज़ें देख लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ इनकी डिस्कस हुई है। वो जो कहता है कि ग्रुप 7A को हम हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजन ग्रीक वर्ड हेलोजस साल्ट और जेन मीन फार्मिंग से आया है। ये सारी बात हमने डिस्कस कर ली है। और क्या कहता है, हेलोजन इंक्लूड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्थेटिक, और अच्छा ये कंपाउंड इसके अंदर नहीं आता। ठीक है, एस्टेटाइन तक आते हैं। अब वो कहते हैं कि एस्टेटाइन इज आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। देखें, ये आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हेलोजेंस के साथ मिलती हैं, और ये नॉन मेटल है, इसलिए हमने इसको भी इसमें डाल दिया। ठीक है, हेलोजेंस है क्या जी, ये नॉन मेटल है। हमें पता है कि राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पर पाए जा रहे हैं, तो नॉन मेटल है। फिर कहता है फ्लोरीन का कलर पेल येलो, ये ग्रीन कलर का, ये रेड कलर का, और ये पर्पल पर्पल छोटी छोटी गोलियां सी साल्ट सॉलिड होते हैं। वोलेटिलिटी की बात करें, एज यू मूव डाउन द ग्रुप हेलोजन बिकम लेस वोलेटाइल एंड डार्कर। देखो, पहला पेल येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्राउन, फिर ये काला काला सा हो जाता है। तो ऊपर से नीचे आते आते डार्कर भी होते जा रहे हैं, और वोलेटाइल भी लेस होते जा रहे हैं। वोलेटिलिटी क्यों डिक्रीज कर रही है, क्योंकि साइज ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है। हेलोजन मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। दे हैव इंटर मॉलिक्यूल इंटरस्टेनियस डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। देखो, इनकी ये डायटोमिक की फॉर्म में पाए जाते हैं। F2Cl2 Br2 ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, I2 इस तरह की फॉर्म में, डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, एटम का साइज बढ़ता जाता है, शेल बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और एक तो ये नॉन पोलर है क्योंकि नॉन मेटल है। नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है, नॉन पोलर होते हैं,
इनके ये डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ये डायटोमिक फॉर्म बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, इंड्यूस डाइपोल फोर्स को इस्तेमाल करते हैं। इंड्यूस डाइपोल फोर्स मीन्स एक दूसरे को, एक के अंदर पोल बनता है और वो दूसरे के अंदर ज़बरदस्ती पोल बनाता है, ठीक है। और ये Br2I2 के फॉर्म में पाए जाते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन वो भी टॉप टू बॉटम कम होगी। एज यू मूव डाउन द ग्रुप, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेज strategically from chlorine to iodine. Fluorine has lower bond energy than chlorine due to its small size, ठीक है। जैसे जैसे स्मॉल साइज है बॉन्ड स्ट्रांग होंगे इनके। रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो वो भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन फिर है, ब्रोमीन उसके बाद, आयोडीन उसके बाद। क्यों? क्योंकि एटम का साइज़ बढ़ रहा है। अब जब एक एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो इनका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेना, इलेक्ट्रॉन को अपने शेल में डालना। अब न्यूक्लियस का होल्ड कम होता जाएगा आने वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, तो फिर वो मुश्किल से खींचेगा, तो मीन्स क्या होगा कि ये इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो अब देख लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ ऑरेंज डायरेक्टली रिलेटेड टू एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन एबिलिटी पर डिपेंड करता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज में ये एक इलेक्ट्रॉन देते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद अदर एलिमेंट। फ्लोरीन की हाईएस्ट टेंडेंसी होती है कि वो गेन कर ले इलेक्ट्रॉन, मेकिंग मोर रिएक्टिव। एज यू मूव डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से उनका डिक्रीज करता है। ब्रोमीन और आयोडीन में कम होती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है। जैसे मैंने आपको बताया था BHF का जिक्र आएगा, HF का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ईजिली ब्रेक भी नहीं होता। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ F2 इज़ हाईएस्ट और I2 की सबसे कम है। फिर एक्टिविटी देखो इनकी साल्ट्स के साथ, फ्लोरीन को देखो, फिर ब्रोमीन है, फिर नायोडीन है। इट इज़ पॉसिबल फॉर फ्री हैलोजन टू ऑक्सीडाइज और डिस्प्लेस, इनको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेस द आयन ऑफ हैलोजन नेक्स्ट टू द ग्रुप ऑफ एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में डालोगे तो ये अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर देंगे। यहाँ पे क्लोरीन है ना, ये भी इसी फैमिली का मेंबर है, लेकिन क्लोरीन कम रिएक्टिव एज कम्पेयर टू F2। तो जैसे ही F2 आएगा ना, अपने मुकाबले में क्लोरीन है इसका, लेकिन ये से कम रिएक्टिव है, तो ये खुद इसकी जगह ले लेगा। तो ये हो जाएगा F2 के और Cl उधर चला जाएगा। अब क्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन के, अगर ब्रोमीन आ गया तो फिर, अगर ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी, जरा बता देती हूँ, अगर क्लोरीन और ब्रोमीन मुकाबले में आ गया तो क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ब्रोमीन की जगह क्लोरीन ले लेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ब्रोमीन और सोडियम आयोडीन आ गया तो ब्रोमीन जगह ले लेगा। यहाँ पे तो F2 को साथ भी कंपेयर कर रहे हैं, F2 इन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सबकी जगह लेता जाएगा, खुद आ जाएगा। अच्छा, रिएक्शन अब ये भी 9th क्लास में सब कुछ है। रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद हाइड्रोजन, तो अब हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं तो ये हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है। हैलाइड भी फ्लोरीन का स्ट्रॉन्ग है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, ठीक है। द एटॉमिक साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज रिजल्टिंग द वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एज द एबिलिटी टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन एटम भी रिड्यूस कर देते हैं। हाइड्रोजन खुद छोटा सा है, जैसे जैसे हम जाते हैं नीचे की तरफ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने की इनकी एबिलिटी, हैलोजन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने की एबिलिटी खत्म होती जाती है, ठीक है। और फिर हेरोइड भी इसी तरीके से उस लिहाज से बनते हैं। फ्लोरीन कंबाइन एक्सप्लोसिवली, बहुत एक्सप्लोसिवली कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ, इवन कोल्ड और डार्क कंडीशन में भी। क्लोरीन सनलाइट की, ये देखो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। ब्रोमीन जो है वो वेपर्स की फॉर्म में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और एक स्मॉल हद तक एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनाता है। आयोडीन और हाइड्रोजन कंपाउंड करते हैं, कंबाइन करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बनाते हैं, तभी इसमें इक्विलिब्रियम का भी जिक्र आ गया, ठीक है। यानी इक्विलिब्रियम इस फॉर्म इक्विलिब्रियम बन जाता होता है इनके दरमियान में, जब कंडीशन क्लोज कंटेनर में हो, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, फ़ौरन से वो टूटना भी शुरू कर देता है, क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है इनके दरमियान, इसलिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। हम H2 + I2 को रिएक्ट कराते हैं और 2HI बनता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये फ़ौरन से वापस आना शुरू कर देता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है इसलिए। अगला पॉइंट है जी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो थर्मली स्टेबल को देखो, ऊपर वाले गैसेज हैं, नीचे वाले लिक्विड है, लेकिन आप बॉन्ड की स्ट्रेंथ को देखो, तो मैंने आपको बोला था कि हाइड्रोजन फ्लोराइड या इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम ले जाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है, फिर इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है, फिर इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है, और फिर इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है। मीन हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगी चाहिएगी, तो मीन ये थर्मली स्टेबल है। फिर इनका बॉन्ड है उसके बाद, तो फिर थोड़ा वीक है, तो इसलिए इसको इनसे कम एनर्जी लगेगी टूटने के लिए। देख लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन, आपको पता है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो 4.0 चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, मतलब फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और हाइड्रोजन बेचारा तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, कितने ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो मीन्स के
इनके दरमियान हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसीलिए हम जब H2 से F2 में जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसी तरीके से उनकी बॉन्डिंग भी कम होती है और स्टेबिलिटी भी फिर उनकी कम होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन हैलाइड। तो अब देखो मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर हम थोड़ा उल्टा कर देते हैं। एसिड क्या होता है? जो प्रोटोन को डोनेट कर दे, प्रोटोन दे दे, तो इसका मतलब है ये ज़्यादा ईजिली प्रोटोन दे देता है, तोड़ देता है, तो ये ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, एसिडिक का मतलब होता है जो प्रोटोन डोनेट करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू डोनेट प्रोटोन। तो प्रोटोन कौन, जब ये बॉन्ड देखो HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वो उसको तोड़ने ही नहीं देता। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, जो ज़्यादातर ऐसे पूछा जाता है कि HF ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कि HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बच्चों HF वीक एसिड है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि HF एसिड के तौर पर रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि HF का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। H हाइड्रोजन, जो फ्लोरीन हाइड्रोजन को अपने पास से जाने ही नहीं देता, प्रोटॉन को डोनेट होने ही नहीं देता, तो इसीलिए HF वीक एसिड है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रेंथ ऑफ HF बॉन्ड की अगर हम देखें तो वो इसकी स्टेबिलिटी हमें ये बताई गई है। फिर रिएक्टिविटी भी टॉप टू बॉटम बच्चों वो क्या है, डिक्रीज करती है। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इजीली खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तो हाईली रिएक्टिव और नीचे नीचे आते हैं, तो रिएक्टिविटी भी कम होती जाती है। अब सल्फ्यूरिक एसिड मतलब एसिड्स के साथ हाइलाइड की रिएक्शन है। जब भी एसिड्स और हाइलाइड आपस में रिएक्ट करते हैं बच्चों, बनेगा साल्टी। ठीक है, यहाँ पर देखो साल्ट ही बनेगा जब भी फ्लोरीन और क्लोरीन आर द वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, डू नॉट रिड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे देखो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड दो एसिड बन रहे हैं। ठीक है, बनने के तो साल्ट और एसिड अच्छा, बट ब्रोमीन आइंस हैव इनफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड कैन रिड्यूस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब ब्रोमीन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर देगा इजीली। फिर आयोडीन इवन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर देगा। ये रिएक्शंस आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट कौन सा कितना अच्छा रिएक्ट करता है? AgCl2 हम ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, तो व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज ट्रीटेड विद द एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइलाइट साल्ट, color precipitates are formed. Chloride from the PPT which remain undissolved on aqueous ammonia. A bromine form a cream of off-white. क्लोरीन क्या बनाता है? एक सफ़ेद सा, और ब्रोमीन ऑफ वाइट कलर का बनाता है विच पार्शली डिजोल्व इन एक्वस सोल्यूशन, वेयर इज आयोडीन फॉर्म येलो PPTs विच रिमेन अनडिजोल्व इन एक्वस सोल्यूशन। बस यहाँ पे आपने यही याद करना कि कौन सा जो है वो कौन सा कलर देता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस, यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन था, यहाँ पे बेस के साथ रिएक्शन है। क्लोरीन जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ये देखो बेस के साथ ये साल्ट बनाते हैं, एसिड के साथ भी साल्ट बनाते हैं, बट साथ एसिड बनाते हैं। बेस के साथ ये साल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, साल्ट ही बन रहे हैं बीच में। क्लोरीन रिएक्ट करता है दो वे में, रिएक्शन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर तो सनलाइट है देन रिएक्शन गोज डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन, इट फॉर्म सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और वाटर। लेकिन जब ये सोडियम कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करता है तो तब क्या होता है, व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ इट फॉर्म सोडियम क्लोरेट। देखो यहाँ पे क्या हॉट वाटर हो गया तो सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोराइड और वाटर बन गए। अब इसमें तो ये भी इतना नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर में भी ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, ये वाला तो है नहीं। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद वाटर इंपॉर्टेंट है, ये हाइपोक्लोराइड आयन बनाएंगे। यही वो प्रोसीजर है जिससे हम स्विमिंग पूल का पानी साफ करते हैं। क्लोरीन डिजोल्व इन वाटर प्रोड्यूसिंग हाइपोक्लोरिक एसिड और hypochlorous acid, which is very reactive species. It decomposes to produce atomic oxygen which can kill bacteria present in the water. ठीक है, ये हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। स्विमिंग पूल्स का वाटर इस प्रोसेस से साफ होता है। Cl2 + H2O, क्लोरीन डाला आपने पानी के अंदर, HCl + HOCl बना। HOCl अनरिएक्टिव कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड है, HCl + एटॉमिक ऑक्सीजन में टूटेगा। ठीक है, अब इसीलिए हम लिख देते हैं कि HOCl चेंजेस इनटू HCl + O2। ठीक है, ये इस तरह इन तरीके से टूटता है। ये रिएक्शन एज इट इज़ याद कर लो, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 2 चैप्टर हमने मतलब देखा जाए तो कर लिए हैं। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, इसमें भी ज़्यादातर टॉपिक जो है वो नहीं है, पर ये कल कर लेंगे।